डन। हेलो एंड वेलकम टू स्मार्ट एज फाउंडेशन। हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिटी का वन ऑफ द मोस्ट रीसेंट टॉपिक, वन नेशन वन इलेक्शन। रीसेंट कहने को है, 5 साल से चल रही है। कैबिनेट ने इसको अभी रिसेंटली अप्रूव किया, तो ये न्यूज़ में दोबारा आया है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। पिछले वीक से जितने भी इससे रिलेटेड आर्टिकल्स आए हैं, किसी आर्टिकल्स में वन नेशन वन इलेक्शन को क्रिटिसाइज किया गया है, किसी में इसको सेलिब्रेट किया गया है, किसी में इसके बहुत अच्छे सजेशंस हैं। उन सारी चीज़ों को हम इनकॉर्पोरेट करके एक सिंगल वीडियो में ला रहे हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देखो, ये टॉपिक प्योरली पॉलिटिकल है, बट इसका एकेडमिक इम्प्लीकेशंस भी बहुत स्ट्रांग है। तो हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिविल सर्विसेज में अगर इस पे क्वेश्चन आया तो इसको कैसे एड्रेस करेंगे, इससे रिलेटेड हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, तो वन नेशन वन इलेक्शन सबसे पहले होता क्या है, इसको डिटेल से अपन समझेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन को स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरी बातें ध्यान से सुनिएगा। डेमोक्रेसी जो होती है, दैट इज रूल ऑफ पीपल। मतलब ये पीपल का रूल होता है। अब ये रूल डायरेक्ट भी हो सकता है, अब ये रूल डायरेक्ट भी हो सकता है या फिर इनडायरेक्ट भी हो सकता है। अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी दुनिया में कहीं पे बहुत ज़्यादा मिलती नहीं है आज के टाइम में। तो मोस्टली दुनिया किसके ऊपर चलती है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के फॉर्म के ऊपर चलती है। एक हमारा हो गया डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक हो गया हमारा इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो इस इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में रूल पीपल ही करते हैं, बट ये क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं। रिप्रेजेंटेटिव को क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इलेक्शन प्रोसेस बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्टोरल प्रोसेस बोलते हैं। तो डेमोक्रेसी में हमें ये बात समझ में आई कि डेमोक्रेसी तभी होगी जब हमारे पास इलेक्शंस होंगे। और ये इलेक्शंस कैसे होने चाहिए, ये इलेक्शंस होने चाहिए, एक तो फ्री होना चाहिए, दूसरा फेयर होना चाहिए, और तीसरा पीरियोडिक होना चाहिए। मतलब क्या है कि इलेक्शन फ्री हो। फ्री का मतलब पैसे कम लगे, बहुत ज्यादा रोल ऑफ मनी नहीं हो। ऐसा नहीं हो आप इलेक्शन तभी लड़ पाओगे जब आपके पास 10 करोड़ रुपए होंगे, तो इससे तो बहुत सारे लोग एक्सक्लूड हो जाएंगे। तो ऐसा हमें सिस्टम नहीं चाहिए। दूसरा क्या है, फेयर इलेक्शन। फेयर इलेक्शन का मतलब रिजल्ट पहले से फिक्स्ड नहीं हो। पाकिस्तान जैसी कंट्री में, रशिया जैसी कंट्री में, चाइना जैसी कंट्री में इलेक्शंस होते हैं, बट रिजल्ट पहले से ही फिक्स होते हैं। तो वैसा भी सिस्टम हमारे पास नहीं चाहिए। और तीसरा क्या है हमारे पास, तीसरा है इलेक्शन पीरियोडिक होना चाहिए। तो क्या इलेक्शन अगर फ्री है, अगर इलेक्शन फेयर है, तो काम चलेगा क्या, नहीं। अगर फ्री इलेक्शन है, फेयर इलेक्शन है, और 25 साल पे एक बार इलेक्शन हो रहा है, तो किसी काम का थोड़ी ना है। इसीलिए हमें इलेक्शन कैसे चाहिए, पीरियोडिक चाहिए। यानी कि 4 से 6 ईयर्स, 4 to 6 ईयर्स के बीच में, किसी कंट्री में 4 है, किसी में 5 है, किसी में 6 है। अमरीश को भेजना, ऑटो फोकस। तो जैसे आप इंडिया में देखो, इंडिया में अगर आप देखोगे तो लोकसभा के जो असेंबलीज, लोकसभा और असेंबलीज के जो इलेक्शन है वो नॉर्मली 5 साल पे होते हैं। राज्यसभा के 6 साल पे होते हैं। यूएस में आप देखो 4 साल पे इलेक्शंस होते हैं। तो जनरली डेमोक्रेसी में 4 से 6 साल के बीच में इलेक्शंस होते हैं। और इलेक्शन के नेचर कैसे होने चाहिए, फ्री होने चाहिए और फेयर होना चाहिए, और फिर तो पीरियोडिक है ही। अब अगर आप इंडिया के केस में देखोगे, तो इंडिया के केस में जो इलेक्शन होता है वो 3 लेवल पे होता है। सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए इलेक्शन होता है, मतलब जो हमारी पार्लियामेंट है उसके लिए इलेक्शन होता है। दूसरा हमारे स्टेट हैं, जितने भी ये स्टेट हैं, यूपी, बिहार, बंगाल, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, महाराष्ट्र, गुजरात, जितने भी स्टेट्स हैं, उन स्टेट की असेंबलीज के लिए भी इलेक्शंस होते हैं, जिनको स्टेट इलेक्शन बोलते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास पंचायत हैं बेटा, जो हमारे पास लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट का भी इलेक्शन होता है। लोकल गवर्नमेंट का मतलब क्या हो गया, विलेज लेवल पे पंचायत और सिटीज के लेवल पे म्युनिसिपैलिटीज।
तो इंडिया में जो इलेक्शन का सिस्टम है वो ऐसा ही है, 3 लेवल पे, एक पार्लियामेंट के लिए, एक स्टेट की लेजिस्लेचर के लिए, और एक किसके लिए, लोकल लेवल पे पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के लिए। इंडिया में जब आप इलेक्शन देखोगे तो ऑलमोस्ट हर 3 महीने पे, हर 3 से 6 महीने के बीच में आपको कोई ना कोई इलेक्टोरल फेस्टिवल देखने को मिल ही जाता है। मतलब हर 6 महीने पे कहीं ना कहीं 2-3 स्टेट्स में इलेक्शंस आते ही रहते हैं। ठीक है, मतलब इंडिया में वन नेशन तो है ना हम लोग, बट मल्टीपल इलेक्शन, कभी पार्लियामेंट लोकसभा के लिए इलेक्शंस हो रहे हैं, कभी राज्यसभा के लिए इलेक्शंस हो रहे हैं, कभी किसी स्टेट असेंबली की इलेक्शन हो रही है, कभी किसी दूसरे स्टेट असेंबली की इलेक्शंस हो रही है, कभी किसी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का इलेक्शन हो रहा है, कभी म्युनिसिपैलिटीज का इलेक्शंस हो रहा है। तो इस वजह से इंडिया में पूरी की पूरी जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है, इंडिया में पूरी पूरी जो गवर्नेंस की मशीनरी है, उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा इलेक्टोरल प्रोसेस में इंगेज होती है। इलेक्शंस कराने में बहुत सारी एनर्जी लगती है। जैसे आपको सिक्योरिटी फोर्सेस चाहिए, फिर आपको इलेक्शन कराने के लिए लोग चाहिए, मतलब पीपल का एंगेजमेंट है, रिसोर्स का एंगेजमेंट है, लॉजिस्टिक एंगेजमेंट है, ईवीएम को यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, इस स्टेट से उस स्टेट ले जाना, ये सारी एनर्जी में गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स होते हैं, पूरी की पूरी गवर्नमेंट की जो मशीनरी होती है वो बहुत ज़्यादा इंगेज होती है। तो इसीलिए हमने ये डिसाइड किया कि इतनी ज़्यादा इलेक्शन कराने से बेहतर है कि हम लोग वन नेशन तो हैं ही, अब हम लोग शिफ्ट करते हैं किसकी तरफ, वन इलेक्शन की तरफ। वन इलेक्शन का मतलब क्या हुआ, ये जो 3 लेवल पे इलेक्शन हो रहा था, सेंटर पे, स्टेट पे और ग्रास रूट लेवल पे जो इलेक्शंस हो रहे थे, इन तीनों लेवल पे हमें क्या करना है, इलेक्शन एक साथ कराने हैं। एक साथ का मतलब ऐसा नहीं होता एक ही दिन कराना है, एक फेज में करा लेना है, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम निकालेंगे 2 महीने 3 महीने के अंदर, उसी टाइम सारे इलेक्शंस करा लेंगे। इसी को क्या बोलते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन। ठीक है, तो अब हम जो डिस्कस करने जाएंगे इसमें अपन सब कुछ डिस्कस करेंगे, प्रोज डिस्कस करेंगे, कॉन्स डिस्कस करेंगे। जो रिकमेंडेशन थी, जो ऑनरेबल फॉर्मर प्रेसिडेंट थे हमारे कोविंद जी, उनके लीडरशिप में, उनके चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया था, उसी कमेटी के रिकमेंडेशन को इंडियन कैबिनेट ने अभी एक्सेप्ट किया है, इसीलिए ये सारी बातें हो रही हैं। तो लेट्स गो बैक टू द टॉपिक। ये आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट थे, मतलब फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, ये हमारी अभी की प्रेसिडेंट है, ये हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर है। ये तीनों लोग जो रिपोर्ट को एक्सचेंज हो रहा था वहां पे ये लोग थे, राइट। तो वन नेशन वन इलेक्शन में क्या क्या आ रहा है, वन नेशन वन इलेक्शन के अंदर आ रहा है कि हम जो लोकसभा के जो इलेक्शंस हैं, जो स्टेट असेंबलीज के जो इलेक्शंस हैं और जो लोकल बॉडीज के इलेक्शंस है, इसको हम लोग साथ साथ कराएंगे। इसी को क्या बोला हमने, वन नेशन वन इलेक्शन। अब देखो, अब इसके पीछे पीछे जो सारी बैकग्राउंड्स वगैरह है वो अच्छे से एनालाइज करते हैं। यहाँ पे लॉ कमीशन ने रिकमेंड किया है बहुत बार कि आप एक काम करो, आप लोकसभा के, स्टेट असेंबलीज के और लोकल बॉडीज के इलेक्शंस वगैरह को एक साथ होल्ड करना शुरू कर दो बाय द टाइम ऑफ 2029। अभी से नहीं इंप्लीमेंट होगा, थोड़ा सा हम टाइम लेंगे इसको इंप्लीमेंट करने में। यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन है आपको लॉ कमीशन से रिलेटेड, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बस इतना इंपॉर्टेंट है कि नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन नहीं है और इसके लिए कोई पार्लियामेंट वगैरह में एक्ट पास भी नहीं किया गया है, एक बस पासिंग रेफरेंस है लॉ कमीशन का। इसके पीछे की जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमने दे दिया। लेट्स गो बैक टू द पॉइंट ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन। देखो, ऐसा नहीं है कि दुनिया में, इंडिया में पहली बार वन नेशन वन इलेक्शन की बातें हो रही हैं, ठीक है, ऐसा बहुत बार हो चुका है। इंडिया में इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद 1947 में इंडिया को जब इंडिपेंडेंस मिली, 1952 में जब इलेक्शंस हुआ, तब से लेके लेट 1960s तक जो इलेक्शंस होते थे लोकसभा के और जो इलेक्शंस होते थे राज्यसभा, लोकसभा के और स्टेट असेंबलीज के, वो इलेक्शंस एक साथ होते थे। बट 1960s में, 67-68 में कुछ स्टेट की असेंबलीज को
प्री मच्योर डिसॉल्व कर दिया गया, जिसके बाद से जो साइमल्टेनियस इलेक्शन होता था वो टूट गया। दुनिया में भी अगर आप देखोगे तो हमारे पास साउथ अफ्रीका में भी जो नेशनल लेवल के इलेक्शंस होते हैं और जो प्रोविंशियल लेवल के, प्रोविंशियल मतलब स्टेट को प्रोविंस बोलते हैं एक्चुअली, तो प्रोविंशियल लेवल के जो इलेक्शंस होते हैं वो एक साथ होते हैं, और जो लोकल गवर्नमेंट है, जो म्युनिसिपैलिटीज की इलेक्शन है, वो इस इलेक्शन के, नेशनल लेवल के इलेक्शन के 2 साल बाद होते हैं। सिमिलरली स्वीडन में सारे के सारे जो इलेक्शंस होते हैं उन एकदम फिक्स्ड है, 4 साल में एक बार होंगे, हर सैटरडे एंड विच संडे, सॉरी क्या बोला मैंने, कि जो स्वीडन में है 4 साल में एक बार इलेक्शन होता है। किस मंथ में होगा? सितंबर में होगा। कब होगा? सेकेंड संडे के आसपास। सिमिलरली ब्रिटेन ने भी 2011 के आसपास, 2011 में एक एक्ट पास किया था कि अपन साइमल्टेनियस इलेक्शंस वगैरह को करेंगे। इंडिया में भी बहुत टाइम से बात हो रही थी। इंडिया के साथ बात यह है कि एक तो कंट्री बहुत बड़ी है, स्टेट्स बहुत सारे हैं, पॉलिटिकल डायनेमिक्स बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं है। तो आप कभी भी देखोगे किसी की पार्टी बनती है, गिर जाती है, दोबारा मुख्यमंत्री बनते हैं, दोबारा रिजाइन करते हैं, फिर मुख्यमंत्री बनते हैं। जैसे आपने बिहार का केस सुना होगा, बिहार में मतलब 9 बार 10 बार सीएम बनने की तैयारियां चलती रहती हैं। तो ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी जो मशीनरी है वो इलेक्शन बनाने, इलेक्शन कराने और गवर्नमेंट बनाने में ही इन्वॉल्व्ड है। तो 18th ऑफ द सितंबर दिस मंथ इंडिया की जो यूनियन कैबिनेट थी, इन्होंने साइमल्टेनियस इलेक्शन के जो प्रपोजल था उसको अप्रूव कर दिया। अब ये किसके पास जाएगी? कैबिनेट के अप्रूवल के बाद अब ये जाएगा किसके पास? पार्लियामेंट के पास जाएगा। इसकी जो कमिटी बनाई गई थी वो रामनाथ कोविंद जी के चेयरमैनशिप में बनाई गई थी, और इनकी कमिटी ने बहुत से रिकमेंडेशंस दिए हैं, अच्छे अच्छे रिकमेंडेशन दिए हैं कि कैसे करना है, कैसे करेंगे, कितने कितने फेजेस में इसको इंप्लीमेंट किया गया, ये सारी बातें। सबसे पहला फेज क्या होगा? फेज 1। फेज 1 मतलब अब डिस्कस कर रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन कैसे कराएंगे। तो 1 नेशन 1 इलेक्शन कराने के 2 फेज हैं। सबसे पहले फेज में क्या करेंगे? लोकसभा के इलेक्शंस और स्टेट असेंबली के इलेक्शंस को करा लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरे फेज में लोकल बॉडीज के जो इलेक्शन है, जैसे पंचायत हो गया या फिर म्युनिसिपैलिटीज हो गई, उनके इलेक्शन को कराएंगे। बट ये कितने दिन के अंदर कराएंगे? फेज 1 के खत्म होने के 100 डेज के अंदर कराना है आपको। इससे ज्यादा इसको खींचने की जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा इसको स्ट्रेच करने की जरूरत नहीं है। अब अभी तक तो इंडिया में साइमल्टेनियस इलेक्शन बाय डिफॉल्ट चला आ रहा था, ठीक है, 1968 तक तो बाय डिफॉल्ट ही चला आ रहा है। बट अब आपको कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस करना पड़ेगा, और कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आना पड़ता है। तो इस कमिटी ने ये बोला है कि जब आप कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करोगे तो इसके लिए आपको 2 बिल्स लेके आनी पड़ेंगी, 2 बिल आपको लेके आनी पड़ेगी। और जो पॉलिटिकल डायनेमिक्स है लोकसभा और राज्यसभा का, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। लोकसभा में जो हमारी एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, वो इस बार 3rd टाइम सिंगल मेजॉरिटी में नहीं है, उसको और भी जो अलाइज है उनका सपोर्ट चाहिए। तो एट द सेम टाइम एनडीए के अलाइज का सपोर्ट चाहिए, और ऑपोजिशन से भी कुछ पार्टीज का भी सपोर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि मैं बताऊंगा इसके बिल कैसे पास होगी, मैं वो भी बताऊंगा, पहले एक बार बाकी सारी चीजें देख लेते हैं। सिंस बीजेपी मेजॉरिटी में नहीं है तो देयर इज हाई चांस कि ये जो बिल होगी, ये बिल किसी ना किसी स्टैंडिंग कमिटी में चली जाएगी, या इसके लिए हमें जेपीसी बनाना पड़ेगा, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी वगैरह बनाना पड़ेगा। और अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। देखो, दो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लाने पड़ेंगे। पहला वाला जो बिल है उसके लिए अमेंडमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब लोकसभा और जो स्टेट की असेंबलीज हैं इनका इलेक्शन एक साथ कराने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल तो लाना पड़ेगा, बट इस बिल में रैटिफिकेशन की जरूरत नहीं होगी, रैटिफिकेशन की जरूरत नहीं होगी, राइट। बट जो दूसरा बिल आएगा म्युनिसिपैलिटीज और पंचायत से रिलेटेड,
इसमें चेंज करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी के साथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लाना पड़ेगा, प्लस एट द सेम टाइम आपको 50% से 50% स्टेट्स का एक्सेप्टेंस चाहिए फॉर पासिंग दैट बिल। इस वाले पोर्शन को हम लोग वापस देखेंगे, अभी हम लोग रिकमेंडेशंस वगैरह पे चलते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे बातें पूरी मेंशन्ड है। तो जो फर्स्ट वाला कॉन्स्टिट्यूशन बिल है, इसको कैसे पास कराएंगे? इसको पास कराएंगे ऑब्वियसली स्पेशल मेजॉरिटी, जो हर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में चाहिए होता है। कहाँ पे? लोकसभा में भी स्पेशल मेजॉरिटी, और कहाँ पे? राज्यसभा में भी स्पेशल मेजॉरिटी, ठीक है। अब स्पेशल मेजॉरिटी वगैरह आपको पता है क्या होता है कि जो मेंबरशिप है हाउस की, अगर हम लोकसभा में बात कर रहे हैं तो लोकसभा में जो मेंबरशिप, जो टोटल मेंबरशिप है उसका 50% फेवर करना चाहिए बिल को, प्लस जितने लोग बैठे हैं उस दिन और जितने लोग वोट कर रहे हैं उसमें से 2/3 ऑफ द लोगों को, 2/3 ऑफ द एमपीज को सपोर्ट करना पड़ेगा एक हाउस में, तभी बिल पास होगा, वरना बिल पास नहीं होगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, पहला कंडीशन भी फुलफिल करना पड़ेगा और दूसरा कंडीशन भी फुलफिल करना पड़ेगा, यानी कि हाउस की जो स्ट्रेंथ है उसका 50% सपोर्ट चाहिए बिल को, प्लस जितने लोग उस दिन आके बैठ के वोट कर रहे हैं उनका 2/3 चाहिए होगा हमें, ठीक है। दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लाएंगे, इस बिल का ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बताया कि लोकल बॉडी के इलेक्शंस वगैरह से रिलेटेड है, और इसमें 368 के अंदर तो चेंज लाएंगे ही, बट एट द सेम टाइम 368 में जो कहा गया है कि अगर आप सर्टेन चेंजेस लेके आते हैं रिगार्डिंग पंचायत वाला जो पोर्शन है, उस केस में आपको रेटिफिकेशन वगैरह भी चाहिए। कितने स्टेट से? एटलीस्ट 50% जो स्टेट है, एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट है, वो इसको सपोर्ट करेंगे, तब जाके इस बिल को पास माना जाएगा। और इसके बाद क्या होगा? इसके बाद प्रेसिडेंट नोटिफाई कर देंगे, ठीक है। और जिस डेट को नोटिफाई करेंगे उस डेट को क्या बोल देंगे हम लोग कि ये हमारा अपॉइंटमेंट डे है। अब इसी अपॉइंटमेंट डेट से हर बार आपका टर्म ऑफ इलेक्शंस कैलकुलेट किया जाएगा। जैसे ही इस अपॉइंटमेंट डे से 5 साल वगैरह वाला प्रोविजन आएगा, तब फिर अगली बार इलेक्शन ऐसे ही होगा। अब देखो, स्टेट असेंबलीज को बहुत ज्यादा डाउट है इसको लेके। प्रॉब्लम ये है कि अगर स्टेट असेंबली जो अपॉइंटमेंट डेट के बाद इलेक्ट होके आ रही हैं, जैसे गवर्नमेंट ने मान के चलो हाइपोथेटिकल 2025 में बोल दिया कि ये हमारा अपॉइंटमेंट डेट है, अगर कोई ऐसी स्टेट है, असम मान के चलो, जो 2026 में इलेक्शन हुए वहां पे, उसका क्या होगा? तो उसका ये है कि उनको इस बार प्री मैच्योरली ही डिसॉल्व करा दिया जाएगा। बात समझ में आया? मतलब सब कुछ किसके हिसाब से होगा? जो हमारा अपॉइंटमेंट डेट है उसके हिसाब से होगा, उसके बाद चीजें सिंक में आ जाएंगी। अब मिड टर्म इलेक्शंस को कैसे हैंडल करोगे? आपको पता है कि हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में चलते हैं, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर जो हमारी एग्जीक्यूटिव है, यानी कि जो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, इसको अकाउंटेबल होना पड़ता है, इसको अपनी ये रिस्पॉन्सिबल होती है किसको? लोअर हाउस को रिस्पॉन्सिबल होती है। तो अगर कभी ऐसा हो गया कि हमारा स्टेट का जो लेजिस्लेटिव असेंबली था वो डिसॉल्व करना पड़ा, वो डिसॉल्व हो गया, या वहां पे इलेक्शंस कराने पड़ गए, तो उस टाइम क्या करेंगे? तो वहां पे बात ये आ रहा है कि जो नई गवर्नमेंट बनेगी, जो नया हाउस बनेगा, that will be not for the next 5 year, वो बनेगा रिमाइंडर पीरियड के लिए, वो बनेगा अनएक्सपायर्ड टर्म्स के लिए, ठीक है। अनएक्सपायर्ड टर्म क्या हुआ ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। आपने पढ़ा होगा इसको, पंचायत के केस में पढ़ा होगा। जैसे देखो, मेरी बात ध्यान से सुनना। मान के चलो कि हमने 2025 में साइमल्टेनियस इलेक्शन कराया, अगला इलेक्शन कब होगा? 2030 में। बट बीच में क्या हुआ कि हमारे पास कोई एक स्टेट है, इस स्टेट को 2027 में दोबारा इलेक्शन कराना पड़ा, ठीक है। वहां गवर्नमेंट वगैरह डिसॉल्व हो गई, मेजॉरिटी नहीं है किसी पार्टी को, और भी बहुत सारी बातें। तो जो 2027 में इलेक्शन होगा, और जब ये पार्टी बनेगी इस बार, जब ये गवर्नमेंट बनेगी इस बार,
तो इस बार ये गवर्नमेंट केवल और केवल 3 साल का टर्म को ही सिक्योर करेगा rather than the entire next 5 year। ठीक है, ये आपने पंचायत में भी पढ़ा था कि अगर पंचायत को डिसॉल्व कर दिया जाता है तो जो नई पंचायत आती है वो केवल और केवल रिमाइंडर पीरियड के लिए आती है, ना कि पूरे के पूरे टर्म के लिए। ठीक है, अब अगर डिले हो रहा है तो उसके लिए भी एक रिकमेंडेशन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट के साथ कम्युनिकेट करके ये बता सकती है कि सर इलेक्शन करा पाना अभी फिजिबल नहीं है। अब अगला जो चैलेंज है या अगला जो डायमेंशन है वो है सिंगल इलेक्टोरल रोल बनेगा सेंटर का, जो मतलब जो लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, जो स्टेट असेंबलीज के इलेक्शंस होते हैं, प्लस जो पंचायत वगैरह के इलेक्शंस होते हैं, उसके लिए सिंगल इलेक्टोरल रोल से ही काम चल जाएगा। फिर यही पूरी माहौल बना के रखी गई है गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट इसको बहुत ज़्यादा पुश कर रही है और लॉजिकल भी है, गवर्नमेंट की बहुत एनर्जी इन्वॉल्व होती है इलेक्शंस वगैरह में। आप कई बार देखोगे कि जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर वगैरह हैं, ऑनरेबल मिनिस्टर्स लोग हैं, ये लोग कई बार इन्वॉल्व होते हैं बहुत से इलेक्टोरल रैलीज वगैरह में, तो गवर्नेंस थोड़ा सा बैक सीट पे चला जाता है। ये मैंने जितनी बातें आपको पढ़ाई उसी का समरी है, एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहला कितने स्टेज में करेंगे, 2 स्टेज में करेंगे। पैनल का नाम आपको पता है ना, ठीक है ये। उसके बाद अगर बीच में अगर ट्रस्ट वोट वगैरह वाले सिचुएशंस आ गए तो क्या करेंगे, तो नई जो गवर्नमेंट बनेगी वो पूरे 5 साल के लिए नहीं बनेगी, किसके लिए बनेगा, रिमेनिंग पीरियड के लिए बनेगा। बात समझ में आया। और फिर हमने किसका बात किया, एक अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट डेट की बात की, जिससे कैलकुलेट किया जाएगा कि नेक्स्ट 5 साल कैसे होगा। रिकमेंडेशंस हमने फिर से आपके सामने डिस्कस किया। जितने आर्टिकल्स आए हैं ना वो सारे आर्टिकल्स डिस्कस कर लेंगे, एकदम कंप्लीट कवरेज चलेगा इसका। तो अब हमने देखा कि हमने क्यों किया। सबसे पहले तो हमने देखा कि हम कैसे कर रहे थे। देखो अब तक हमने क्या क्या देखा, अब तक हमने देखा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन कैसे करेंगे, तो इसके लिए एक रिकमेंडेशन थी। उस रिकमेंडेशन को हमने देखा, 2 बिल्स लाएंगे, बिल 1 बिल 2, दोनों कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, बट बिल 2 के लिए हमें स्टेट का सपोर्ट चाहिए, बट बिल 1 के लिए स्टेट का सपोर्ट नहीं चाहिए। मतलब ये केवल स्पेशल मेजॉरिटी से पास हो जाएगा। और जब आप बिल 2 यानी कि जब आप लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को साइमल्टेनियसली हेल्ड कराओगे लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस के लिए, तो जो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करना पड़ेगा उसके लिए 50% स्टेट्स का भी सपोर्ट चाहिए। ये हमने देखा। फिर हमने एक कॉन्सेप्ट देखा किसका, अपॉइंटमेंट डेट का, जो प्रेसिडेंट नोटिफाई करेंगे जिससे आगे कैलकुलेशन होगा। फिर हमने देखा बीच में अगर किसी स्टेट में इलेक्शन हो गया तो क्या करेंगे, तो वो केवल रिमाइंडर पीरियड के लिए ही होगा, पूरे टर्म के लिए वो नहीं होगा। राइट, अब हम लोग देखते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन को फ्रॉम द पॉइंट ऑफ फेडरलिज्म। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि इंडिया में फेडरल सेटअप है। फेडरल सेटअप में क्या होता है, फेडरल सेटअप में होता ये है कि हमारे पास जो पावर का डिवीजन होता है वो 2 लेवल पे होता है। ठीक है, देयर इज डिवीजन ऑफ पावर। हमारे पास रीजनल गवर्नमेंट्स होती हैं और हमारे पास एक यूनियन लेवल पे गवर्नमेंट होती है। इसको हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं। अब सेंट्रल लेवल पे भी हमारे पास लेजिस्लेचर है जिसमें पार्लियामेंट है, स्टेट लेवल पे भी हमारे पास स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और कुछ स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल वगैरह है। तो इंडिया में फेडरलिज्म है। अब इंडिया में जो सेंटर के इलेक्शंस होते हैं, जो सेंटर के इलेक्शंस होते हैं, ये सेंटर के इलेक्शंस मोस्टली होते हैं नेशनल इश्यूज के ऊपर। नेशनल इश्यूज के ऊपर, नेशनल इश्यूज क्या हो गया, जैसे सिक्योरिटी हो गया, ठीक है, जैसे एम्प्लॉयमेंट वगैरह हो गया, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो गई पूरे के पूरे कंट्री के, इन बेसिस के ऊपर हमारा इलेक्शंस होता है। इसको हम लोग नेशनल इश्यूज बोलते हैं। बट आप स्टेट के इलेक्शंस को अगर आप देखोगे तो स्टेट के जो इलेक्शंस होते हैं ये लोकल लेवल पे, लोकल इश्यूज के बेसिस पे होते हैं, जैसे इंफ्रा, रोड वोड, ठीक है, हॉस्पिटल्स वगैरह से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनके बेसिस पे होता है। अगर आप और नीचे आ जाओ, लोकल लेवल पे जो इलेक्शंस होते हैं ये तो और बहुत ही बेसिक
इश्यूज के ऊपर होते हैं, ठीक है। तो आपको ये देखने को मिलेगा कि जो सेंट्रल लेवल के इलेक्शंस हैं इसके लिए अलग इश्यूज हैं, जो स्टेट लेवल के इलेक्शंस हैं इसके लिए रीजनल इश्यूज की बातें चलती हैं, रीजनल जो चैलेंजेस है उसके बेसिस पे लोग वोट करते हैं, और लोकल में तो बहुत ही डिसेंट्रलाइज जो इश्यूज होती हैं उसके ऊपर डिस्कशंस होते हैं। तो जब वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो प्रॉब्लम क्या है कि सेंटर का, स्टेट का और लोकल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, इन तीनों के लिए जो इलेक्शन होगा वो एक साथ होगा। तो देयर इज अ गुड अमाउंट ऑफ डाउट कि इससे फेडरलिज्म क्या हो जाएगी, कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। कैसे कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी? क्योंकि जो सेंटर का इलेक्शन होगा उसमें जो नेशनल इशू है ये रीजनल इश्यूज को और ये लोकल इश्यूज को मे बी अंडरमाइन कर ले, मे बी उसको डाइल्यूट कर ले। तो इसी पर्सपेक्टिव से जो हमारे ये राइटर हैं इन्होंने लिखा है, इन्होंने ये सारी बातें लिखी हैं। और इनकी एक बात बहुत लॉजिकल है। राइटर ने ये बोला कि जब आप वेस्ट बंगाल असेंबली के इलेक्शंस को करा रहे थे तो आपने 8 फेजेस में इलेक्शंस कराए, और जब आप झारखंड की असेंबली को करा रहे थे तब आप 5 फेजेस में इलेक्शन कराए। जब आप वन नेशन वन इलेक्शन कराएंगे तो कितने फेजेस में कराएंगे, कैसे कराएंगे? तो ये सारी बातें यहाँ पे लिखी गई हैं। एंड ही हैज आल्सो एनालाइज्ड दिस आर्टिकल फ्रॉम द प्रिज्म ऑफ फेडरलिज्म। तो यही सारी बातें हैं इस आर्टिकल में जिसको हमने कवर किया। और ये भी कहा जा रहा है कि आपको सर लॉजिस्टिक असेसमेंट पहले करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि आपके पास उतनी ईवीएम्स हैं या फिर नहीं है, आपके पास उतने सिक्योरिटी पर्सोनल्स हैं या फिर नहीं है, आपके पास इलेक्शन कराने के लिए उतने ऑफिशियल्स हैं या फिर नहीं है। और यहाँ पे राइटर ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बेटा वो ये है कि इलेक्शंस कैसे होना चाहिए, फ्री होने चाहिए, फेयर होने चाहिए और पीरियोडिक इलेक्शंस होने चाहिए। और फ्री फेयर जो इलेक्शंस है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से बेसिक स्ट्रक्चर है। और आपको पता होगा कि बेसिक स्ट्रक्चर से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकती है। तो वन नेशन वन इलेक्शंस में अगर जैसे भी हमें लगा कि हमारा इलेक्शन कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, हमारी इलेक्शन की सैंक्टिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, इन दैट केस ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन हो जाएगा और फिर इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पे चैलेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। अगले जो आर्टिकल्स हैं ये हमारे सुनील अरोरा सर हैं, ये फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। इन्होंने बहुत तारीफ की है किसकी, वन नेशन वन इलेक्शन की। इन्होंने जो जो बातें बताई हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला ये है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर है ये रैशनलाइज हो जाएगा। जैसे अभी स्टेट के इलेक्शन कराओ, सेंटर के इलेक्शन कराओ, लोकल लेवल पे इलेक्शन कराओ तो इसमें बहुत ज़्यादा पैसा वगैरह लगता है। फिर जो हमारे रिसोर्सेज हैं, एक तो फिनेंशियल रिसोर्स की बात हो रही थी, अब जो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है, चाहे वो ऑफिसर्स हो गए, चाहे वो सिक्योरिटी पर्सोनल्स हो गए, चाहे वो हमारे बाकी के और भी जो इन्वॉल्व लोग हैं इलेक्शंस वगैरह में वो हो गए, उनकी एनर्जी को हम बेहतर ढंग से यूटिलाइज कर पाएंगे। जो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है उसका ऑप्टिमाइज यूज हो पाएगा। पब्लिक लाइफ में डिसरप्शन मिनिमाइज हो जाएंगे। जब इलेक्शंस होते हैं तो बहुत से रूल्स रेगुलेशंस, बहुत सी चीज़ों पे जो बैन तो नहीं बोलेंगे, लॉजिकल रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगने शुरू हो जाते हैं। अब कई बार आपको ये देखिएगा कि जब गवर्नमेंट कंटिन्यूअस इलेक्शंस में होती है, इन दैट केस क्या होता है, गवर्नमेंट का ध्यान जो होता है फोकस से हटके कहाँ पे चला जाता है, इलेक्शन जीतने की तरफ चला जाता है। जैसे आपने सेंटर के में भी कई बार ऐसा देखा होगा कि जब 4-5 स्टेट असेंबलीज के इलेक्शंस एक साथ होते हैं तो पूरी की पूरी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो फोकस है वो मेनली इलेक्शन जीतने की तरफ चला जाता है rather than फ्रॉम द गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू। ऐसा कई बार मिला है, अभी से नहीं बहुत पहले से, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज के लिए इलेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। तो ये बात इन्होंने बोली है। तो इन्होंने ये बोला अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो डिसरप्शन नहीं होगा, हमेशा इलेक्शंस नहीं होंगे, तो पॉलिटिकल पार्टीज का बहुत ज्यादा जो ध्यान होगा दैट विल बी ऑन द गवर्नेंस। गवर्नमेंट में जो हमारे इलेक्टेड मिनिस्टर्स हैं उनका ध्यान कहाँ होगा, गवर्नेंस के ऊपर होगा। अब
जो एक वोटर नेशनल लेवल पे वोट करेगा वो नेशनल इशू के बेसिस पे वोट करेगा, और दूसरा जो स्टेट इलेक्शन के लिए वोट करता है वो लोकल इंटरेस्ट के बेसिस पे वोट करता है। तो ये एक निगेटिव इम्पैक्ट है वन नेशन वन इलेक्शन का। बट जो रियलिटी है वो इससे अलग है। कई बार ऐसा हुआ है 2019 वगैरह में जो इलेक्शंस हुए थे वहां पे हमने देखा था कि सेंटर में लोगों ने किसी और पार्टी को चुना था, स्टेट में लोगों ने किसी और पार्टी को चुना था। तो इस बात में बहुत ज्यादा मेरिट नहीं है। लोग, इंडियन डेमोक्रेसी इतनी मैच्योर है कि लोगों को पता है कि किस स्टेट के लिए किस पार्टी को चुनना है, सेंटर के लिए किसको वोट करना है और स्टेट के लिए किसको वोट करना है। मे बी हमारे वोटर्स का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन थोड़ा सा कम है, बट पॉलिटिकल एक्सपीरियंस, पॉलिटिकल जो एजुकेशन है वो बहुत बेहतर है। ठीक है, अब यहाँ पे एक फैक्ट आता है जो इस आर्गुमेंट को, जो पीछे जो हमने आर्गुमेंट पढ़ा था ना, उसको सपोर्ट करता है। क्या था? 2015 में हमारे पास आईडीएफसी इंस्टीट्यूट थी, उसने ये बोला कि जब आप साइमल्टेनियस इलेक्शन कराओगे तो 77% चांस है कि जो पार्टी लोकसभा के इलेक्शन जीत के आई वही पार्टी असेंबली की इलेक्शन भी जीत जाएगी। और अगर आप 6 महीने बाद कराते हो इलेक्शन तो ये 77% से डिक्रीज होके कहां चला जाता है? 61% पे चला जाता है। अब इसके कुछ चैलेंजेस जो बैरियर्स हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशनल बैरियर है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बैरियर ये है कि आपको आर्टिकल 83 लोकसभा के जो इलेक्शंस हैं, जो असेंबली के जो इलेक्शंस हैं, उसको अमेंड करना पड़ेगा। उसके बाद अगर स्टेट की असेंबलीज को बीच बीच में हमें डिसॉल्व करना पड़ा तो उस केस में जो हमारा पूरा साइकिल है वो डिस्टर्ब हो सकता है। करें क्या? पॉलिटिकल कंसेंसस लेके आते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, सारी पार्टीज मिलके डिस्कस करती हैं। जो नेशनल पार्टीज हैं और जो रीजनल पार्टीज हैं, ये पार्टीज मिलके बैठ के डिस्कस करें। ठीक है, लॉजिस्टिक चैलेंजेस के ऊपर भी बात होनी चाहिए। 900 मिलियन वोटर्स हैं, 900 मिलियन वोटर साइमल्टेनियस इलेक्शन में वोट करेंगे। बैलेट पेपर उतना है या नहीं है, ईवीएम उतने हैं या नहीं है, वोटर्स का रजिस्ट्रेशन सही से हो सकता है कि नहीं हो सकता है, जो लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट चाहिए वो हम लोग फुलफिल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इन सारी चीजों पे बात होनी चाहिए। हमने कई बार बात कर लिया लोकल और नेशनल लेवल पे, मिड टर्म रिजोल्यूशन भी डिस्कस कर लिया कि बीच में अगर हमें लोकसभा का हो या बीच में हमें किसी असेंबली को लॉस ऑफ मेजॉरिटी, मैंने बताया था ना पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट तभी तक रहेगी जब तक मेजॉरिटी है। जैसे ही मेजॉरिटी खत्म हो गई या कॉन्फिडेंस खत्म हो गया लोअर हाउस का, तो उनको दोबारा इलेक्शन कराना पड़ेगा। तो उस केस में क्या करेंगे? तो उस केस में हमें देखा कि रिमेनिंग पीरियड वगैरह के लिए हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो ये सारी हमारी पूरी की पूरी डिस्कशन थी किसके ऊपर? वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर। इसका इंट्रोडक्शन कैसे करोगे? इसका इंट्रोडक्शन करना इलेक्शन के इंपॉर्टेंस है कि डेमोक्रेसी में इलेक्शंस की क्या इंपॉर्टेंस है। उसके बाद आप बताना वन नेशन वन इलेक्शन के आप बेनिफिट देखो, एडवांटेज क्या क्या है, वन नेशन वन इलेक्शन के आप चैलेंजेस देखो, लास्ट में वे फॉरवर्ड देखो। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बेटा आप लोग एक और चैलेंज बताइएगा विथ रिस्पेक्ट टू वन नेशन वन इलेक्शन। और क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं वन नेशन वन इलेक्शन के? ठीक है, इतना ही हमें डिस्कस करना था किसमें? वन नेशन वन इलेक्शन में। जो कंटेंट दिया गया है दैट इज मच मोर देन सफिशिएंट। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड I will try to be a daily update, something that is relevant for your exam, for the civil services. Thank you all. Thank you.